जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से संबंधित कुछ प्रश्न। तो आइए देखते हैं। खासकर यह जो क्वेश्चन है वो पीजीटी के लिए है। तो आइए देखते हैं। कार्ल मार्क्स का जो है मुख्य ध्यान किस पर केंद्रित है? तो जो कार्ल मार्क्स हैं उनका मुख्य ध्यान किस विषय पर केंद्रित था? तो उनका मुख्य ध्यान वर्ग संघर्ष पे केंद्रित था। किस पे? वर्ग संघर्ष पे। अगला है, मार्क्स ने समाज को किस आधार पर विभाजित किया है? तो मार्क्स ने समाज को उत्पादन के साधनों के आधार पर विभाजित किया है। तो जिसका उत्पादन के साधनों पे स्वामित्व था उसको इन्होंने पूंजीपति कहा, और जिसका नहीं था उसे उन्होंने सर्वहारा कहा है। तो इन्होंने कहा कि जो हर समाज में वर्ग व्यवस्था मिलती है, जो उत्पादन के साधनों पर कंट्रोल रखते हैं वो शासक वर्ग में आते हैं, और जो जिनका कंट्रोल नहीं होता उनके ऊपर शासन करते हैं तो शासित वर्ग में शामिल किए जाते हैं। अगला है, मार्क्सवाद के अनुसार इतिहास का आधार क्या था? उन्होंने कहा जो इतिहास का आधार है वो क्या है? वो भौतिक उत्पादन के संबंध है। क्या है? भौतिक उत्पादन के संबंध। अगला प्रश्न है, मार्क्स ने किसे समाज की आर्थिक संरचना माना है? तो समाज की आर्थिक संरचना किसे माना? तो आधार संरचना या बेस स्ट्रक्चर, या इसको आपको सब स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। उस अधोसंरचना भी कहते हैं। आधार संरचना, अधोसंरचना, सब स्ट्रक्चर। इन्होंने कहा कि ये आधार है, इसके अलावा इस पर निर्भर कौन करता है? तो अधिसंरचना निर्भर करती है, जिसके अंतर्गत हमारा धर्म, विचारधारा, शिक्षा आदि चीजें शामिल होती। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। दास कैपिटल पुस्तक का मुख्य विषय क्या है? तो जो दास कैपिटल है इस पुस्तक का मुख्य विषय था पूंजीवाद की आलोचना करना। क्या? पूंजीवाद की आलोचना करना। अगला है, मार्क्सवाद ने अधिसंरचना किसे कहा है? अधिसंरचना या सुपर स्ट्रक्चर किसे कहा? उन्होंने कहा कि राज्य, धर्म, कानून, विचारधारा, अन्य चीजें जो अधोसंरचना के ऊपर निर्भर करती हैं वही अधिसंरचना में शामिल किए जाती हैं। संस्कृति हो गई, ये सब अधिसंरचना, मतलब इन्होंने इसको सुपर स्ट्रक्चर कहा है जो सब स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। अगला है, मार्क्स के अनुसार इतिहास का विकास किससे होता है? तो मार्क्स के अनुसार इतिहास का विकास होगा किससे? जब दो वर्गों के बीच वर्ग संघर्ष होगा तब नया युग आएगा। जैसे इन्होंने कहा सामंतवाद में वर्ग संघर्ष हुआ होगा तो पूंजीवाद आया, और पूंजीवाद के बाद वर्ग संघर्ष होगा तो साम्यवाद आएगा। तो कई लोगों ने इनके साम्यवाद को यूटोपिया कहा है, जैसे कार्ल मैनहीम ने यूटोपिया कहा कि साम्यवाद कभी नहीं आएगा। डेहरनडार्फ ने भी इसकी आलोचना की कि बीच की स्थिति आ जाती है। तो मार्क्स का जो इतिहास है, तो उन्होंने कहा इतिहास क्रांतियों की वाहक है, मतलब संघर्ष की वाहक है। तो वर्ग संघर्ष को इन्होंने ज्यादा प्रेफर किया। अगला है, प्रोलिटारिएट या प्रोलिटेरिएट किस वर्ग को कहा जाता है? तो इन्होंने सर्वहारा वर्ग या श्रमिक वर्ग को प्रोलिटेरिएट कहा। अगला है, बुर्जुआ कौन है? तो बुर्जुआ इन्होंने किसे कहा? पूंजीपति वर्ग को बुर्जुआ कहा। एलिनिएशन मतलब अलगाव का अर्थ क्या है? तो अलगाव का अर्थ है परायापन या विमुक्ता। क्या? परायापन या विमुक्ता। अगला है, मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष का अंत कब होगा? तो मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष का अंत होगा साम्यवाद की स्थापना पर। किससे? साम्यवाद की स्थापना। अगला है, मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष का अंत कब होगा?
इन्होंने कहा कि वर्ग संघर्ष का अंत होगा जब साम्यवाद की स्थापना पर। किसका? जब साम्यवाद आएगा, सब श्रमिकों का हर चीज पे अधिकार होगा, राज्य खत्म हो जाएगा, समान अधिकार होगा, तब साम्यवाद अपने आप समाप्त होगा। अरे पूंजीवाद समाप्त हो जाएगा, साम्यवाद आएगा, वहां वर्ग नहीं रहेंगे, जिससे वर्ग संघर्ष नहीं होगा। धर्म जनता के लिए अफीम है, किसने कहा? तो धर्म जनता के लिए अफीम है, कार्ल मार्क्स कहते हैं। अगला है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, द्वंदात्मक भौतिकवाद। द्वंदात्मक भौतिकवाद की अवधारणा से कौन जुड़े हुए हैं? तो मार्क्स और एंजल्स जुड़े हुए हैं। कौन? मार्क्स और एंजल्स। अगला है भौतिकवाद का अर्थ क्या है? तो भौतिकवाद का अर्थ है कि भौतिक परिस्थितियों को प्राथमिकता देना। क्या? भौतिकवाद का अर्थ है कि भौतिक परिस्थितियों को प्राथमिकता देना। जैसे उत्पादन के साधनों को प्राथमिकता दिया है किसने? कार्ल मार्क्स। अगला है ऐतिहासिक भौतिकवाद का मुख्य तत्व क्या है? तो ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो मुख्य तत्व है, इन्होंने आर्थिक संबंधों को माना। किसको? आर्थिक संबंध। अगला है मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में शोषण किस पर आधारित है? तो मार्क्स के अनुसार शोषण कैसे होता है? श्रमिकों का जो अतिरिक्त लाभ मिलता है, उस लाभ को पूंजीपति ले लेता है, जिसपे श्रमिकों का अधिकार होना चाहिए, ऐसा मार्क्स का मानना है। अधिशेष मूल्य या सरप्लस वैल्यू को इन्होंने शोषण कहा है कि शोषण का प्रमुख आधार वही है। अगला है सरप्लस वैल्यू किसके बीच के अंतर होते हैं? तो सरप्लस वैल्यू जैसे है कौन सा? श्रम मूल्य और मजदूरी। श्रम मूल्य और मजदूरी। तो इन्होंने कहा श्रम मूल्य और मजदूरी के बीच का अंतर है। जैसे जो बाजार में वस्तु की जो कीमत है जिस पे बेची गई उसमें, और व्यक्ति को कितनी मजदूरी दी गई, उन दोनों का जो अंतर है, वही जो लाभ मिलता है, उसी को इन्होंने सरप्लस वैल्यू कहा है। अगला है क्लास कॉन्शियसनेस, वर्ग चेतना किसे कहते हैं? इन्होंने कहा कि जब श्रमिक वर्ग अपने वर्ग हित की समझ प्राप्त कर लेगा तो वही वर्ग चेतना है, और जब वर्ग चेतना आएगी तभी वह वर्ग संघर्ष करेगा। अगला है फॉल्स कॉन्शियसनेस, मतलब मिथ्या चेतना। मिथ्या चेतना की अवधारणा या विचार किसने दी है? तो कार्ल मार्क्स ने। अगला है मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? तो मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? शासक वर्ग का दमनकारी उपकरण है। राज्य क्या है? राज्य है कि जो शासन में है उसके लिए एक साधन का कार्य करता है, जिससे श्रमिकों या आम आदमी का शोषण किया जाता है। अगला है कमोडिफिकेशन ऑफ फेटिस, वस्तु प्रतिकांद भक्ति, कमोडिफिकेशन ऑफ फेटिज्म। तो यह क्या है? तो यह है वस्तु में जादुई शक्ति का एक भ्रम। क्या है? वस्तु में जादुई शक्ति का एक भ्रम है कमोडिटी फेटिज्म, प्रतीकात्मक अंधभक्ति, ऐसे करके है। अगला है मार्क्स के अनुसार या मार्क्स के विचारों को समाजशास्त्र में किस दृष्टिकोण से देखा जाता है? तो संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य या कॉन्फ्लिक्ट थियरी, द्वंदात्मक परिप्रेक्ष्य के रूप में देखा जाता है। अगला है मार्क्स के अनुसार समाज की मूल इकाई क्या है? इन्होंने कहा कि समाज की जो मूल इकाई है उत्पादन संबंध है। क्या है? उत्पादन का संबंध, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। अगला है द जर्मन आइडियोलॉजी। द जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक में मार्क्स ने किस विषय को स्पष्ट किया है? तो मार्क्स ने किस विषय को स्पष्ट किया है द जर्मन आइडियोलॉजी में? तो इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद की चर्चा इसमें की है, और इनकी यह पुस्तक जो है 1895 में आई थी। कब? 1895।
अगला है मार्क्स के सहयोगी कौन थे? तो सहयोगी उनके परम मित्र फ्रेडरिक एंजल्स थे, जो स्वयं एक पूंजीवादी थे। हर तरह से मार्क्स की सहायता उन्होंने किया। ग्राम्सी ने मार्क्सवाद में कौन सी नई अवधारणा जोड़ी? तो ग्राम्सी ने मार्क्सवाद अर्थात ग्राम्सी एक को नव मार्क्सवादी कहा जाता है। तो उन्होंने सांस्कृतिक वर्चस्व या हेजीमनी प्रभुत्व की बात कही है। तो सांस्कृतिक वर्चस्व या हेजीमनी प्रभुत्व की बात ग्राम्सी करते हैं। हेजीमनी का अर्थ क्या है? तो हेजीमनी या प्रभुत्व का अर्थ होता है विचारधारा द्वारा सहमति से नियंत्रण, कि आम आदमी ने मान लिया कि फलाने व्यक्ति ऐसा है, हम उनको वैसे ही स्वीकार करते हैं, विरोध नहीं करते। एक प्रभुत्व हो जाता है व्यक्ति का, हेजीमनी। ग्राम्सी के अनुसार राज्य की दो परम संरचनाएं कौन सी हैं? तो एंटोनियो ग्राम्सी ने कहा कि राज्य की दो संरचनाएं कौन सी होंगी? तो एक राजनीतिक समाज, दूसरा नागरिक समाज। क्या? राजनीतिक समाज और नागरिक समाज। अगला है आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस। आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस या इसको ISA कहते हैं। क्या? ISA। तो इस अवधारणा को किसने दिया? तो इसको देते हैं लुइस अल्थ्यूजर। आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस। अगला है रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस। रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस मतलब जो राज्य के साधन हैं उनमें कौन से शामिल होते हैं? तो सेना, पुलिस और न्यायालय है जो रिप्रेसिव होती है, प्रतिकारी राज्य होती हैं। या तो सेना, पुलिस और न्यायालय क्या है? रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस। किसने बताया इसको? अल्थ्यूजर ने। किसने? अल्थ्यूजर। अगला अल्थ्यूजर के अनुसार विचारधारा का कार्य क्या है? तो अल्थ्यूजर ने विचारधारा को व्यक्ति को सामाजिक संरचनाओं के अधीन बनाए रखा है। इन्होंने कहा कि व्यक्ति को सामाजिक संरचना के अधीन बनाए रखता है कौन? विचारधारा, आइडियोलॉजी। अगला है लुकास। जॉर्ज लुकास ने किस अवधारणा पर बल दिया है? तो इन्होंने वर्ग चेतना, क्लास कॉन्शसनेस पर बल दिया। अगला है मार्क्स के अनुसार श्रम का वस्तुकरण किस प्रक्रिया से जुड़ा है? तो श्रम का वस्तुकरण पूंजीवादी प्रणाली से या पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली से जुड़ा हुआ। अगला है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित में आई? तो यह 1848 में आई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है किसकी? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, जिसके कारण इन्होंने इसमें श्रमिकों के विचारधारा फूंक दी थी, जानवर की चेतना लाई थी। तो ये है। तो सॉरी, इसके पहले वाली जो बुक अभी हमने बताई थी जर्मन आइडियोलॉजी, वह जो है 1845 में आई थी। कब आई थी? 1845 में। हमने उसको 1895 बताया। तो कब आई थी जर्मन आइडियोलॉजी? 1845 में, और वो भी एंजल के साथ में। अगला है दास कैपिटल का पहला खंड कब प्रकाशित हुआ? तो दास कैपिटल का जो पहला खंड प्रकाशित हुआ था 1867 में। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का अंत किससे होगा? तो पूंजीवाद का अंत करने के लिए मजदूर क्या करेंगे? मजदूर वर्ग की क्रांति से। किससे होगा? मजदूर वर्ग की क्रांति से पूंजीवाद का अंत होगा और साम्यवाद आएगा। किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने। अगला है बेस और सुपर स्ट्रक्चर। इसको सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो किसने संबंध बताया है? तो कार्ल मार्क्स कहते हैं। सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर, अधिसंरचना और अधोसंरचना की अवधारणा कार्ल मार्क्स से जुड़ी हुई है। अगला है मार्क्स ने किसे सामाजिक अस्तित्व कहा है? मतलब समाज का अस्तित्व किसके कारण है? तो भौतिक जीवन स्थितियों के। जहाँ
हीगल का विचार था कि चेतना के माध्यम से सामाजिक अस्तित्व है, वहीं मार्क्स कहते हैं ना, भौतिक चीजों से जो है सामाजिक अस्तित्व है। अगला है रचनात्मक श्रम किसकी विशेषता है? तो रचनात्मक श्रम जो है साम्यवादी समाज की विशेषता होगी। तो इन्होंने कहा कि पूंजीवादी समाज में जो श्रमिक होता है उसकी रचनात्मक शैली जो है खत्म हो जाती, समाप्त हो जाती है, जिस कारण वह वस्तुओं से अलगाव महसूस करता है। तो इन्होंने कहा कि जब व्यक्ति साम्यवादी समाज आएगा, मजदूरों का शासन होगा, तब वह अपने अनुसार वस्तुओं को बनाएगा, उससे उसका लगाव जुड़ा रहेगा, वही रचनात्मक श्रम होगा साम्यवादी समाज में। अगला है मार्क्सवाद का विरोध किस सिद्धांत से होता है, या मार्क्सवाद का विरोध किस सिद्धांत से होता है? तो मार्क्सवाद ने कार्यात्मकता, फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद का विरोध किया है। किसका? कार्यवाद का विरोध किया। अगला है मार्क्स के अनुसार वर्गों का अस्तित्व किन पर निर्भर करता है? तो मार्क्स के अनुसार वर्गों का अस्तित्व किन पर निर्भर होता है? उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर। अगला है मार्क्स ने पूंजीवादी समाज में मजदूर को क्या कहा? तो उन्होंने कहा मजदूर मशीन का परिशिष्ट है, अपेंडेज ऑफ मशीन। तो मशीन का परिशिष्ट हो जाता है, गुलाम हो जाता है। क्या हो जाता है? मशीनों का गुलाम हो जाता है। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, आर्थिक निर्धारणवाद का तात्पर्य है क्या? तो इसका तात्पर्य है कि समाज के हर पक्ष पर आर्थिक आधार का प्रभाव होता है। क्या होता है? समाज के हर पक्ष पर आर्थिक आधार का प्रभाव होता है। डायलेक्टिक, द्वंदात्मक शब्द मार्क्स ने किससे लिया? तो डायलेक्टिक या द्वंदात्मक शब्द जो है हीगल से इन्होंने ग्रहण किया। और भौतिकवाद किससे लिया था? तो भौतिकवाद इन्होंने फायरबाख से लिया था। किसको? फायरबाख से। मार्क्स के अनुसार समाज का परिवर्तन किससे संभव होगा? तो वर्ग संघर्ष से। श्रम विभाजन का प्रभाव मार्क्स ने किस रूप में देखा? तो इन्होंने कहा श्रम का विभाजन होने के कारण श्रमिकों में परायापन, अलगाव की स्थिति आ जाती है। क्या होती है? अलगाव की स्थिति। अगला है कमोडिटी। कमोडिटी मतलब वस्तुकरण का अर्थ मार्क्सवादी संदर्भ में क्या है? कि वह वस्तु जो बाजार में बिक सके, मतलब हर वस्तु बाजार में बिक रही है तो उसको कमोडिफिकेशन या कमोडिटी कहा इन्होंने। तो कमोडिटी क्या है? जो वस्तु बाजार में बिक सके उसको कमोडिटी कहा है। अगला है मार्क्स ने किन दो वर्गों के बीच संघर्ष को प्रमुख बताया? तो मार्क्स ने पूंजीपति और मजदूर वर्ग के बीच संघर्ष की बात कही है। अगला मार्क्स के अनुसार समाज का विकास किस प्रकार होता है? तो इन्होंने कहा समाज के विकास में द्वंदात्मक प्रक्रिया जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला विचारधारा का कार्य मौजूदा व्यवस्था को वैध ठहराना। किसने कहा कि आइडियोलॉजी जो है वह मौजूदा जो व्यवस्था है उसको वैध ठहराती है? तो यह जो कथन है यह कार्ल मार्क्स का है। अगला मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की जड़ें कहाँ हैं? तो आर्थिक संबंधों में। अगला है संवेदनशील भौतिकवाद का उल्लेख किसने किया है? तो नया कॉन्सेप्ट आपको देखने में। संवेदनशील भौतिकवाद किसने? मार्क्स ने। अगला श्रमिक वर्ग का अंतरराष्ट्रीय एकता का नारा कहाँ से आया? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से में इन्होंने कई तरह के श्रमिकों के कल्याण भलाई की जो है चर्चा की है और उसमें आह्वान किया कि विश्व के सारे श्रमिक एक हो जाओ। तो और इसको आगे चलकर उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की भी स्थापना की थी। किसने? कार्ल मार्क्स ने। तो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में जो है श्रमिक वर्ग का अंतरराष्ट्रीय एकता का नारा शामिल किया गया। अगला है फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म में संक्रमण कैसे हुआ? मतलब सामंतवाद से पूंजीवाद कैसे आया? किससे आया? औद्योगिक क्रांति के द्वारा।
प्रोलेटरेट डिक्टेटरशिप का उद्देश्य क्या है? अर्थात जब सर्वहारा वर्ग का डिक्टेटरशिप आ जाएगा, तानाशाही आएगा, सर्वहारा वर्ग का अधिकार होगा, तो उसका उद्देश्य क्या रहेगा? उसका उद्देश्य होगा पूंजीवाद का अंत करना, साम्यवाद लाना। अगला है एलिनिएशन, अलगाव का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो अलगाव का सबसे प्रमुख कारण है श्रम और उत्पादन के बीच दूरी। श्रम और उत्पाद के बीच दूरी। अगला है लेबर थियरी ऑफ वैल्यू, श्रम के मूल्यों का सिद्धांत किसने दिया है? तो कार्ल मार्क्स। मार्क्स ने किसे सामाजिक चेतना कहा है? तो सामाजिक चेतना के अंतर्गत किसे शामिल किया जाएगा? तो सामाजिक चेतना के अंतर विचारधारा और संस्कृति को। अगला है कमोडिटी फेटिश क्या है? में मजदूर क्या भूल जाता है? तो कमोडिफिकेशन जब आता है, हर चीज का वस्तुकरण हो जाता है, तो उससे मजदूर को क्या नुकसान होता है, क्या भूल जाता है? तो वह अपनी श्रम शक्ति की वास्तविकता भूल जाता है। क्या भूल जाता है? श्रम शक्ति की वास्तविकता, रचनात्मकता। अगला है मार्क्स के अनुसार धर्म का कार्य क्या है? तो पहला तो इन्होंने धर्म को एक साधन माना है, किसका? श्रमिकों के शोषण का। क्या माना है? इन्होंने कहा कि पूंजीपतियों का एक साधन है धर्म, जो श्रमिकों का शोषण करता है। क्या करता है? श्रमिकों का शोषण को वैध बताता। अगला है सामाजिक क्रांति की दिशा में पहला चरण क्या था? तो इन्होंने कहा सामाजिक क्रांति के लिए सबसे पहले वर्ग चेतना का विकास होना जरूरी है। साम्यवाद का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो साम्यवाद का अंतिम लक्ष्य है वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना करना। मार्क्स ने वर्ग को किस आधार पर परिभाषित किया है? तो मार्क्स ने वर्ग को परिभाषित करने के लिए उत्पादन साधनों के स्वामित्व के आधार पर किया है। अगला है नव मार्क्सवाद, नियो मार्क्सिज्म किसे कहते हैं? तो आधुनिक समय में मार्क्सवाद की पुनर्व्याख्या जिसने की है, जैसे अल्थ्यूजर हो गए, एडोर्नो हो गए, हैबरमास हो गए, हॉर्खहाइमर हो गए, नव मार्क्सवादी। अगला है फ्रैंकफर्ट स्कूल किससे जुड़ा हुआ है? तो फ्रैंकफर्ट स्कूल नव मार्क्सवादियों से जुड़ा। अगला है हर्बर्ट मार्क्यूज किस विचारधारा से संबंधित है? तो हर्बर्ट मार्क्यूज जो है फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़ी हुई। अगला है वन डायमेंशनल मैन पुस्तक किसकी है? तो ये इंपॉर्टेंट है पुस्तक, वन डायमेंशनल मैन किसकी है? तो हर्बर्ट मार्क्यूज की पुस्तक है। अगला है क्रिटिकल थियरी की अवधारणा कहाँ से विकसित हुई? आलोचनात्मक सिद्धांत। तो आलोचनात्मक सिद्धांत की जो विचारधारा है वो फ्रैंकफर्ट स्कूल से विकसित की गई, और इसके प्रमुख विचारकों में अल्थ्यूजर और हैबरमास का जो है नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। खास करके आलोचनात्मक सिद्धांतकार पूछे तो हैबरमास हमारे। अगला सांस्कृतिक उद्योग, कल्चरल इंडस्ट्री, सांस्कृतिक उद्योग का विचार किसने दिया है? तो सांस्कृतिक उद्योग का विचार एडोर्नो और होर्खहाइमर ने दिया है। किसने? एडोर्नो और होर्खहाइमर। अगला है स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, संरचनात्मक मार्क्सवाद के प्रवर्तक कौन है? तो संरचनात्मक मार्क्सवाद के प्रवर्तक अल्थ्यूजर है। और कई बार एक क्वेश्चन आता है किसका जो है मार्क्सवाद का सिद्धांत संरचनात्मक प्रकार्यवाद से अधिक मिलता है? तो उसका आंसर होगा डेहरनडॉर्फ। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी है कि संघर्ष की प्रकार्यवादी व्याख्या किसने की है? तो संघर्ष के प्रकार्यवादी व्याख्या में जॉर्ज सिमेल का नाम पहले आता है, उसके बाद उसको विस्तृत बताया किसने? कोजर ने। अगला है अल्थ्यूजर ने विचारधारा को कैसे देखा है? तो इन्होंने भौतिक अभ्यास के रूप में, मटेरियल प्रैक्टिस के रूप में विचारधारा को देखते
है कौन? अल्थ्यूजर। अगला है मार्क्सवादी नारीवाद किस पर बल देता है? तो मार्क्सवादी नारीवाद किस पे बल देता है? आर्थिक शोषण पर। अगला है मार्क्सवादी नारीवाद के अनुसार स्त्री का शोषण किससे जुड़ा हुआ है? स्त्री का शोषण पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली से जुड़ा हुआ है। किससे? पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली से जुड़ा हुआ। अगला है मार्क्स के अनुसार परिवार किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? परिवार। तो हर चीज को इन्होंने नकारात्मक देखा है, तो इन्होंने का परिवार जो बेसिकली है वो किसके लिए बनाते हैं लोग? संपत्ति का, ताकि हस्तांतरण किया जा सके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। अगला है जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर। जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर की व्याख्या मार्क्सवादी दृष्टिकोण में कैसे होती है? तो लैंगिक विभाजन, मतलब लेबर अर्थात श्रमिकों का लैंगिक विभाजन मार्क्सवादी दृष्टिकोण में कैसे होता है? तो आर्थिक ढांचे की उपज के रूप में। किसके रूप में? आर्थिक ढांचे के उपज के रूप में। मार्क्सवादी दृष्टि में शिक्षा का कार्य है, तो शिक्षा की भी इन्होंने नकारात्मक व्याख्या माना है। इन्होंने कहा कि प्रभुत्वशाली वर्ग की विचारधारा को पुनरुत्पादन करना। शिक्षा क्या करती है? पूंजीपतियों के लिए श्रमिक तैयार करती है, ऐसा स्टेटमेंट है इनका। इन्होंने कहा कि एजुकेशन सिस्टम क्या करता है? पूंजीपतियों के लिए श्रमिक या लेबर तैयार करता है। अगला मीडिया को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से कैसे देखा गया है? तो मीडिया को मार्क्सवादी दृष्टिकोण में विचारधारा के प्रसार का उपकरण माना गया है। और किसने बताया मीडिया का? एडोर्नो। तो मीडिया को मार्क्सवादी दृष्टिकोण में एडोर्नो और अल्थ्यूजर बात करते हैं। ग्रामसी के अनुसार हेजीमनी को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो नागरिक समाज की सहमति, मतलब आम लोगों की सहमति, वो आपके प्रभुत्व को स्वीकारें, तभी आपकी हेजीमनी बनी रहेगी। इकोनॉमिक बेस, आर्थिक आधार बदलने पर क्या बदलता है? तो आर्थिक आधार पर बदलने पर सुपर स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो मार्क्स ने कहा कि अधोसंरचना जब बदलती है, अर्थात आर्थिक अर्थव्यवस्था बदलेगी, तो वहाँ की अधिसंरचना सुपर स्ट्रक्चर भी बदल जाएगी, विचारधारा भी बदल जाएगा, धर्म भी बदल जाएगा, कल्चर भी बदल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था या आर्थिक आधार पर ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं और उनके बदलने पर वो चीज़ें बदल जाती हैं। अगला है मार्क्स के अनुसार मनुष्य का सार क्या है? तो मार्क्स के अनुसार मनुष्य का सार है सामाजिक संबंधों का योगफल। क्या है? सामाजिक संबंधों का योगफल। द आइडिया ऑफ द रूलिंग क्लास आर द वेरी अपोज द रूलिंग आइडियाज। मतलब किसने कहा कि जो आइडिया होता है, विचार होता है, वह शासक वर्ग का ही है और शासक जो शासक विचारधारा है वही महत्वपूर्ण होता है। तो वे कार्ल मार्क्स कहते कि जो शासक वर्ग है उसकी शासन करने की विचारधारा होती है। प्रैक्सिक प्रिग्मेटिज्म या प्रैक्सिक का अर्थ क्या है? तो प्रैक्सिक का अर्थ है विचार और क्रिया का एकत्व। विचार और क्रिया का एकत्व है मार्क्सवाद में प्रैक्सिक। अगला है मार्क्स ने कमोडिटी को क्या कहा है? तो इन्होंने का दोहरी प्रकृति वाली वस्तु, उपयोग और विनिमय मूल्य जो हो उसे कमोडिटी इन्होंने कहा है, जिसको खरीदा और बेचा जा सके। अगला क्लास फॉर इटसेल्फ। क्लास फॉर इटसेल्फ कब होता है? जब अपने हितों के प्रति जागरूक होता है, जब उसमें वर्ग चेतना आ जाती है, तब वह
क्लास फॉर इटसेल्फ हो जाता है। अगला है क्लास इन इटसेल्फ। क्लास इन इटसेल्फ का अर्थ है कि आर्थिक स्थिति में एक समान वर्ग। क्या? आर्थिक स्थिति में एक समान वर्ग अपने आप को मानता। अगला है, देखो इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए, जब क्लास इन इटसेल्फ होता है मतलब वो अपने जैसे समान वर्गों के प्रति केवल चेतना में रहता है। और क्लास फॉर इटसेल्फ जब आता है कि जब वो पूरे श्रमिकों के लिए, देश के सभी श्रमिकों के, चाहे वो किसी भी तरह के श्रमिक हो, उनके प्रति जब उनके हितों के लिए जागरूक होता है तो वह क्लास फॉर इटसेल्फ होगा। और जब अपने जैसे लोगों के प्रति चेतना आएगी तो उसे क्लास इन इटसेल्फ कहा। अगला है रिवोलेटरी क्लास, क्रांतिकारी वर्ग। किसे कहा इन्होंने? तो सर्वहारा वर्ग या मजदूर वर्ग। डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरिएट का अर्थ क्या है? तो श्रमिकों का अस्थायी राजनीतिक सत्ता। तो श्रमिकों का जब अस्थायी राजनीतिक सत्ता आएगी, कब? जब वर्ग संघर्ष करेंगे, क्रांति करेंगे, साम्यवाद आएगा तो श्रमिकों की अस्थायी राजनीतिक सत्ता आएगी। तो उसी को उन्होंने सर्वहारा वर्ग का तानाशाह या डिक्टेटरशिप कहा। अगला है कमोडिफिकेशन के दो मूल्य हैं। तो कमोडिटी के दो मूल्य हैं, उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य। क्या? उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य। मार्क्स के अनुसार पूंजी क्या है? तो मार्क्स के अनुसार पूंजी जो है संचित श्रम है, एक्यूमुलेट लेबर है। क्या है? संचित श्रम है। अगला है ओवर प्रोडक्शन क्राइसिस का परिणाम क्या है? ओवर प्रोडक्शन क्राइसिस का परिणाम क्या है? मंदी और बेरोजगारी। क्या है? मंदी और, जब अधिक उत्पादन हो जाता है तो दाम, वस्तु का दाम कम हो जाएगा और जिसके कारण क्या होगा? मंदी होगा, बेरोजगारी होगा। जब भाई माल है तो काम होगा नहीं, काम नहीं होगा तो मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। अगला है एलिनिएशन, अलगाव की कितनी अवस्थाओं की बातें मार्क्स ने की है? तो 4 अवस्थाओं की बात की है। कमोडिटी फेटिज्म किस पुस्तक में वर्णित है? तो यह दास कैपिटल में वर्णित। अगला है इकोनॉमिक बेस, आर्थिक आधार क्या है? तो उत्पादन संबंध और उत्पादन के साधन। उत्पादन संबंध और उत्पादन के साधन। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर का संबंध क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सब स्ट्रक्चर या बेस स्ट्रक्चर कर लो। सुपर स्ट्रक्चर क्या है? तो अधिसंरचना है। तो इन्होंने कहा कि कारण क्या होगा? हमारा जो आर्थिक है, अर्थव्यवस्था है, वो कारण है और उसमें जब परिवर्तन आएगा तो उसके परिणाम स्वरूप सुपर स्ट्रक्चर, विचारधारा, धर्म, संस्कृति आदि में परिवर्तन आएगा। तो इसको इन्होंने कारण और परिणाम की बात कही। अगला है कैपिटलिज्म विल बी सो द सीड ऑफ द ओन डिस्ट्रक्शन। मतलब इन्होंने कहा कि पूंजीवाद में उसके द्वंद्वात्मक या विनाश का बीज निहित होता है। क्या कहा? पूंजीवाद में ही उसके विनाश के बीज निहित है। ये किसने कहा? कि ये मार्क्स ने कहा। ग्रामसी की दृष्टि में कला का वर्ग, मार्क्सवादी दृष्टिकोण में कला का कार्य क्या है? तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण में कला का कार्य है कि वर्ग चेतना को प्रतिबिंबित। अगला है श्रमिक वर्ग की मुक्ति संभव है। तो श्रमिक वर्ग की मुक्ति तभी संभव होगी जब सामूहिक क्रांति होगा, साम्यवाद आएगा। अगला है पूंजीवाद मानव को वस्तु बना देता है। यह विचार किसका है? तो इन्होंने कहा पूंजीवाद है जो मानव है वह वस्तु की तरह हो जाता है, मशीनों की तरह हो जाता है, उसकी रचनात्मक शक्ति खत्म हो जाती है। इसीलिए इन्होंने कहा पूंजीवाद मानव को वस्तु बना देता है। कार्ल मार्क्स।
विचारधारा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो मार्क्सवादी विचारधारा का प्रमुख स्रोत आर्थिक संरचना है। साम्यवादी समाज में हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार और हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार जो है काम दिया जाएगा। ये किसने कहा है? तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि साम्यवादी समाज में हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम मिलेगा और उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे पगार मिलेगी, श्रम मिलेगा, श्रम मूल्य मिलेगा। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।